मैं सद्दी खान देशवाली स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब के बीच में रख रहा हूँ। तमाम देश प्रेमियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 80 साल पहले हम ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए। यानी कि आज़ादी के 80 साल बाद 79वां स्वतंत्रता दिवस आज देश मना रहा है। 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदुस्तान में एक नए सूरज का आगाज हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अनेक प्रयासों और भारत के वीरों की लड़ाइयां व शहादत के बाद हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में एक नए सूर्य का उदय हुआ। उस समय जो वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने शहादत दी, लड़ाइयां लड़ी, वो आज की तरह सोशल मीडिया वाली खोज नहीं थी दोस्तों। न ही व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी और फेसबुक या फ्रेंड थे। उन्होंने अपना घर परिवार खोया, शहादतें दी, लड़ाइयां लड़ी, सुख चैन की नींद छोड़ी और लड़ाइयां सबने मिलकर लड़ी। तब जाके बहुत अथक प्रयासों के बाद, अनेक शहादतों के बाद, कई से क्रांतिकारी वीर गति होने के बाद 1947 को देश में एक नया सूरज उगा और अंग्रेज भाग खड़े हुए, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। इन 80 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर विचार विमर्श करने के लिए मैं अपने विचार रख रहा हूं। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद तो हो गया, मगर दो टुकड़ों में, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। अंग्रेज जाते जाते हमारे देश में नफरत का वो बीज बो गए जिसकी विभत्सता हम आज तक झेल रहे हैं। यानी देश में आज भी हिंदू मुसलमान की नफरत से ग्रसित है। अंग्रेजों को ये मालूम था कि अब हिंदुस्तानी डरने वाले नहीं है, यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि ये जिंदगी को लड़ते रहे। तो ऐसे आप बीज बो दो इनमें कि ये बस एक दूसरे को मारने काटने को उतारू हो जाए। ये प्राकृतिक रूप से मजबूत होते हैं। अंग्रेजों को ये पता था हिंदुस्तानी लड़ाइयां लड़ने में मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। ये गिरे हुए हैं फिर भी उठ जाएंगे आजाद हो गए तो उनको ये भी पता था कि अब ये सोने की चिड़िया और विश्व गुरु वापस बन जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसी शरारती बीज अपने बीच में बो दिया, हिंदू मुसलमान वाला, जो आज भी हमारे अंदर घर किए करके बैठा है। और उससे हम आज भी उभर नहीं चुके हैं। ये देश आज भी हिंदू मुस्लिम की नफरत राजनीति से ग्रसित है और विकास में अगर सबसे ज्यादा कोई रोड़ा बन रही है तो यही एक नफरती बीज है, हिंदू मुस्लिम। इन 80 सालों में हिंदुस्तान में तरक्की के नए आयाम छुए हैं। आज गांव गांव, डाणे डाणे तक स्कूल है, पेयजल व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जगह जगह अस्पताल खुले हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लगभग सभी डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारी सेना का पराक्रम का लेटेस्ट उदाहरण देखें, ऑपरेशन सिंदूर, तो परचम लहरा रहा है। देश की तीनों सेनाएं, जल, थल और नभ, अपना परचम लहरा रही है। जब जब देश पर किसी दुश्मन देश ने आंख उठाई है, हमारे देश की तो सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपना पराक्रम दिखाया है। और आज प्रत्येक घर में बिजली, पानी, खाद्यान्न की भरपूर व्यवस्था है। देश में रेल और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मगर अफसोस, इस उजाले के पीछे एक बहुत घना अंधेरा अपने घर किए हुए बैठा है। तरक्की के आयाम में एक अंधेरा भी दौड़ रहा है, इसकी जानकारी भी हमें होना जरूरी है। इन 80 सालों के बाद भी हमारा देश करप्शन से यानी भ्रष्टाचार से उबर नहीं पाया है दोस्त। आज भी देश में भ्रष्टाचार की बू आती है।
तो हमारी साइकोलॉजी हो गई है कि बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं हो सकता। हर आदमी की यही साइकोलॉजी है कि पैसा देंगे तो ही काम होगा। और ये हकीकत ये है कि आम आदमी रिश्वत दिए बगैर कोई कार्य करवा ही नहीं सकता और नहीं उसका काम हो सकता है। सफेद पोशाक वालों का काम अप्रोच देकर हो जाता है, मिलने मिलाने वालों से हो जाता है, मगर गरीब आदमी का काम या तो 99% होता ही नहीं है या फिर होता है तो पैसा देकर होता है। तो 80 साल बाद भी भ्रष्टाचार हम इस देश से मिटा नहीं सके हैं, नहीं कोई सरकारी मिटा सकी है। बस कागजे फाइलों तक सब कानून नियम धरे के धरे रह जाते हैं। गरीब आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में कदम रखने से पहले ये सोच लेता है कि भाई किया तो खोना ही पड़ी, अगर आला ही बढ़े रूपा ही बढ़े। तो गरीब आदमी का इस जमाने में कोई ठाक नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है कि आज़ादी के 80 साल बाद भी हम करप्शन को नहीं मिटा सके हैं। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, जितने भी कानून बने हुए हैं, कानून सब अच्छे बने हुए हैं, मगर वो धरातल पर इसी प्रकार उतरे हैं कि एक मीडियम तबके तक या एक खास तबके तक सीमित है। खास के लिए अलग कानून होते हैं, आम के लिए अलग कानून होते हैं, गरीब के लिए अलग कानून होते हैं। तो कानून का भी अलग अलग रूप है, इसलिए ये करप्शन हमारे देश से मिटा नहीं है। सेकंड नंबर टॉपिक की बात करते हैं, शिक्षा। तो धरातल पर हालात कुछ अलग ही है, कागजों में भले कुछ और हो। एक उदाहरण के तौर पर 70% का 12वीं पास स्टूडेंट या 10वीं पास स्टूडेंट एटीएम से स्टेटमेंट नहीं निकाल सकता, एटीएम से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। 12वीं पास स्टूडेंट किसी डिपार्टमेंट में खड़ा होकर अपनी बात बेबाक तरीके से हिंदी में बोलकर नहीं कह सकता। तो चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बैंक हो, उसको कुछ बोलने को कह दे या एफआईआर की एप्लीकेशन लिखने को कह दे, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को कुछ की बात नहीं कहूंगा मैं, बल्कि ज्यादातर मान लो 80% तो हालत ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान बंदा जिसके 10वीं में 80% बने हैं, वो एक एप्लीकेशन अच्छे ढंग से शुद्ध हिंदी में नहीं लिख सकता। शिक्षा का ये ओरिजिनलिटी हालत है अपने देश में। गवर्नमेंट ने एक नियम कंपलसरी पास करने का बना रखा है, तो उसमें एक नेगेटिविटी है। सबको पास कर दो, सबको पास कर दो, एक मुकाम हासिल कर लो कि भाई हमारे देश में कितनी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, जिसकी उसमें एक नेगेटिविटी है। मेरे खुद के विचार है कि मार्कशीट में भले ही आप उत्तीर्ण कर दो, मगर ये मानसिक रूप से वो स्टूडेंट अनुत्तीर्ण है, फेल ही है। हिंदुस्तान का भविष्य अंधेरे में है। उस बच्चे को आप पास करके या हम सब उसको पास करके ऐसा नियम बना के क्या साबित करना चाहते हैं कि वो पढ़ा लिखा अंदर से है नहीं। मैं पहले ही जिक्र किया इस बात का कि किसी डिपार्टमेंट में खड़े होकर वो अपनी आवाज बेबाक तरीके से नहीं रख सकता पढ़ा लिखा है। तो इस तरह से कंपलसरी पास करने का जो नियम है, किसी के विचार कुछ भी हो, मेरे विचार यही है कि सही नहीं है। जो अच्छा पढ़ रहा है वही पास हो, बाकी जो अनुत्तीर्ण होगा तो वो ज्यादा पढ़ेगा या ज्यादा कोशिश करेगा। कंपलसरी पास करने का कोई औचित्य नहीं है। रही बात रट्टा मारकर पास कराने की, तो चाबुक के डर से तो पिंजरे का सर्कस का शेर भी पिंजरे में चला जाता है। जंगल के शेर को अगर आप पिंजरे में डालो तो जाने, रट्टा मार मार कर अगर सिखा देंगे अपन उसको, शिक्षा के स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, रट्टा मारकर सिखा देंगे तो यही बात है कि वो गुड मॉर्निंग तो सीख जाएगा, मगर शाम को गुड मॉर्निंग बोलेगा, दिन में गुड नाइट बोलेगा। ये मैंने धरातल पर देखा है, क्योंकि उसने माइंड में नोट कर लिया कि गुड मॉर्निंग बोलना है अपना को। तो ये पता नहीं कि शाम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रट्टा मारने का अगर वो उसको अगर भावम भावम सिखाते चले, खेल खेल में सिखाते चले, तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई का स्तर एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। केवल अपना स्तर हासिल करने के लिए या पोस्टर छपवाने के लिए अपन कुछ भी कर दें उसको, तो वो ये पीढ़ी तैयार नहीं हो रही है दोस्तों। कहने का मतलब यह है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा विभाग के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी या सियासत के लोग अगर जब कभी भी मेरी स्पीच या ये मेरे शब्द आप तक पहुंच जाएं, तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि इन विद्यार्थियों जो हिंदुस्तान का भविष्य है हल्के में ना लें। इनके लिए उचित योजनाएं बनाएं, इनको खेल खेल में पढ़ाएं, ओपन माइंड बनाए, माइंड ब्रेन वॉश करके नहीं पढ़ाएं कि सीखना ही सीखना है, इसको मजबूरी नहीं हो पढ़ना। फिर ये सीखे, अगर वो खेल खेल में पढ़े या उसके अलग तरीके से पढ़े, रट्टा मार कर न सीखें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खेल खेल में पढ़ाना है, ओपन माइंड पढ़ाना है, और हमसे ज़्यादा
विचार या पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है, शिक्षा का स्तर कैसा है। हम्म, जैसे न्यूज अखबार में पढ़ ही रहे हैं हम, सीकर या कोटा जिले से शिक्षण संस्थानों की, कोचिंग संस्थानों की जो आती है सोसाइटी की, वो अच्छी थोड़ी ही है। किसी का लाल अगर खो जाए, माँ ने जो उसे 9 महीने पेट में रखा है, इतना बड़ा करके वहाँ भेजा है, वो सोसाइटी की उसकी न्यूज आती है। क्यों आती है? इसमें यही कारण है कि वो करना कुछ और चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और फिर ऐसे संस्थानों में डाल दिया जो उनकी मजबूरी है उनको डॉक्टर के स्तर तक लाना। माइंड उसका आप सेट नहीं कर सकते। उसका जो माँ, ये प्राकृतिक रूप से उसके मस्तिष्क में अगर फोटोग्राफर बनना लिखा हुआ है, या माइंड उसका उस तरह का सेट है कि फोटोग्राफर बनना, तो वो वही बनेगा। भले आप उसको पुतला खड़ा करके डॉक्टर बना दो, कोई मतलब नहीं है। सुसाइड की न्यूज़ें आएगी, और इससे ज़्यादा कैसे भला हो सकता है। तो थोड़ा इस बात पे हमको विचार करने की जरूरत है। अब बात करते हैं किसी अनैतिक वस्तु पर रोक लगी हुई हो अपने देश में, तो उसकी हकीकत ये है कि उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जैसे गुजरात में दारू बंद है, तो क्या वहाँ शराब मिलती नहीं? त्योहारों पर थोड़ी महंगी मिलती है, और आधे दिन बेझिझक मिलती है। किसी कोई चीज़ बंद है यहाँ पे, उस पर रोक लगी हुई है, उसको अगर व्यापार कर रहे हैं उसका या कुछ भी कर रहे हैं तो अपराध है, अगर फिर भी वो खुलेआम चलती है। क्यों चलती है? तो इस पे भी हमें आज देश को ध्यान देने की जरूरत है। आज देश की धरती को हरित क्रांति के नाम पर कीटनाशक से भरपूर बना दिया गया। खेतों की आदत हो गई कि बिना खाद यूरिया छांटे तो फसल हो ही नहीं। उसको नशीली कर दिया गया जमीन को। जैसे अपन को चाय पीने की वो रोजमर्रा की आदत है कि चाय पिए नहीं तो सर दुखने लग जाए, तो जमीन को भी इस तरह का बना दिया कि यूरिया डालेगा तो ही पैदा होगी, पैदावार होगी, वरना नहीं होगी। तो ये कीटनाशक जो खेती हमने की है, यही सब हार्ट अटैक और अन्य बीमारियों का कारण है। आज कोई भी खाद्यान्न, फल, दूध, सब्जी शुद्ध है ही नहीं। जैविक खेती केवल कागजों तक सीमित कर रह गई है। लास्ट में हम एक अलग ही पड़ाव की ओर चलते हैं, तो शिक्षा। हमने पहले भी बात की कि भाई कंपलसरी पास करके या अपना स्तर पोस्टर में छपवाने के लिए भले ही आप कैसे ही पास कर दो, कितने ही परसेंटेज ले आओ, मगर शिक्षा बहुत ज़्यादा है अपने देश में। और 60% आबादी तो जो वो पीढ़ी है, तो वो तो अनपढ़ ही है। तो जो शिक्षित पीढ़ी है वो उनका साथ नहीं दे रही है, तालमेल नहीं बैठा रही है। क्योंकि माँ बाप का अपने यहाँ मान सम्मान कितना है वो हम सबसे समाज में और देश में, जिले में, घर में छुपा नहीं है। तो जब माँ बाप को ही कुछ हम बता नहीं सकते योजनाओं के बारे में, किसी भी शिक्षित बातों के बारे में, तो वो 60% आबादी बैंकों में लाइनें लगाए धक्के खा रही है। 80 साल बाद भी 80 साल का बुजुर्ग बैंकों में घंटों पर लाइन लगाए बैठा है, फिर उसके बाद भी उसका काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। वो एक दिन लाइन में लगा, 2 दिन लाइन में लगा, फिर अंत में वही जवाब आता है कि आपके खाते में तो पैसे नहीं है, या कल आना। तो ये जो अशिक्षित आबादी है, ये जूझ रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और शिक्षित आबादी ज़्यादातर नशे कर रही है। अशिक्षित आबादी की नेगेटिविटी यही है कि वो न तो 181 पर शिकायत कर सकती है, न ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकती है। उसको सरकारी योजना की जानकारी है ही नहीं। सरकारी योजना का वो कोई फार्म भरेगी भी सही, तो बिचौलियाँ आज भी उस पर राज करता है, उसका पैसा ऐसे पास हो ही नहीं सकता। हम अखबारों में केवल न्यूज पढ़ते हैं कि आज इतना फर्जी यूरिया पकड़ लिया, मिलावट वाला यूरिया पकड़ा, इतना दूध पकड़ा, इतना घी पकड़ा, इतना मावा पकड़ा। ये केवल अखबार में हम न्यूज पढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद की कार्रवाई, उसका परिणाम क्या हुआ, किसी को जेल हुई, सजा हुई, कौन सा कानून लगा, कौन सी धारा लगा, इसकी न्यूज आज तक पढ़ने को नहीं मिली। ध्यान देने की बात है। तो मान लो किशनगढ़ में यूरिया की फैक्ट्री पकड़ी, तो उसके आगे क्या हुआ हमें इसका कुछ भी पता नहीं है। वो इफ्को का यूरिया आ रहा था मिलावट वाला, तो दूसरे से उम्मीद क्या करेगी? शायद हो सकता है कि बोरियां पयों से ही कार्रवाई फाइलों में मुंह देखने लग जाए, ये कार्रवाई फाइलों तक ही सीमित रह जाए। हो सकता है ऐसा। कहने का तात्पर्य है कि आजादी के 80 साल बाद भी इस देश में लाठी वाले की भैंस है। जिसके पास लाठी नहीं है उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, मैंने भी कहीं सुना है
कि किसी ने जब एक बार पूछा कि भाई देश से गरीबी कैसे खत्म होगी, तो जवाब आया कि जिस दिन ये सारे गरीब मर जाएंगे ना, उस दिन इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। तो यही है हकीकत की, जो हताश होकर मरना ही पड़ रहा है। काम एक पैसों की असमानता या सामाजिक असमानता अपना दौड़ रही है कि जिसके पास ज्यादा रुपया है उसका काम जल्दी हो रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो इसमें केवल रगड़पट्टी खेल रहा है, अपने देश के अंदर घसीटता चला जा रहा है। उसकी जूतियां घस जाती है अपने काम करवाते करवाते। यही हकीकत है। भले ही हम कागजों में जीडीपी को कितना ही बढ़ावा बता दे, या एसी वाले दफ्तरों में बैठकर योजनाएं निकाल दें, जब तक जागरूक नहीं है, जब तक कानून का राज नहीं है, जब तक अच्छा शासन नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पुनः सभी हिंदुस्तान प्रेमियों को, देश प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के वीरों को कोटि कोटि नमन। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों अभी, मगर टाइम की नज़ाकत को देखते हुए फिर किसी अगले पड़ाव में हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। देश के वीर जवानों को, उनकी शहादत को नमन। देश की सेना पर हमें गर्व है। जय हिंद, जय भारत।